हिंसा, हंगामा और वाद विवाद इस बात पर चल रहा था कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए या ना हटाई जाए। लेकिन इस बीच जो हट गया वो है किसानों का तंबू, किसानों का टेंट। इसी के साथ 13 महीने से पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना जबरन खत्म करा दिया गया। क्योंकि पंजाब सरकार की माने तो बॉर्डर पर धरना की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा था, आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बॉर्डर खुलने से पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी? और अगर इसका जवाब हाँ है तो अगला सवाल ये उठता है कि अब किसानों की उन मांगों का क्या होगा? किसानों को अपनी उपज की एक तय कीमत मिल जाए, इसकी कानूनी गारंटी देने वाली मांग का अब क्या होगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए ये विशेष रिपोर्ट। पिछले 13 महीने से एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों पर पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया। किसानों के मंच, टेंट और सामान सब इधर उधर बिखर गए। बॉर्डर पर गदर मचने के बाद किसानों को वहां से हटा दिया गया। इस तरह का रवैया था, जिस तरह की तोड़फोड़ करी, उससे ये लगता है कि तानाशाही रवैया, ये सरकार भूख हड़तालों को नहीं मानती है तो आंदोलन को और उन चीजों को मानती है। और आंदोलन भी अगर एक साल तक चलेंगे तो इसका मतलब सरकारें कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? कल ही चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बैठक हुई थी। खुद सीएम भगवंत मान किसानों से मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन इस बार बातचीत बेनतीजा रहने पर उन्होंने बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दे दिया। दलील पंजाब को हो रहे आर्थिक नुकसान की। सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो दो हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद खरनौरी और शंभू बॉर्डर खाली तो हो गया, लेकिन पूरे पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में गुरुवार को घमासान मच गया। बॉर्डर से मचे गदर की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। संसद से सड़क तक आम आदमी पार्टी अब सबकी नजरों में विलेन बन गई। कांग्रेस, बीजेपी सब ने मोर्चा खोल दिया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। एमएसपी देनी ही नहीं थी, गारंटी देनी नहीं थी, तो बातचीत किस बात की? पहले उनका मर्न वर्त तोड़ाया गया आपने, फिर बजट अनाउंस कर दिया गया, और फिर जानबूझ के बातचीत करने के बहाने आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिलकर उनको मारने का, पीटने का, पकड़ने का काम किया है। कभी किसान का आज तक भला नहीं किया इन्होंने। भला करते तो आज किसान की यह हालत रहती क्या? परंतु मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में खुशहाली आए। इसके लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और करे जाएंगे। फिलहाल गुस्साए किसानों ने धरना तेज कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार के साथ बातचीत के बीच मान सरकार के इस एक्शन ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन इसके साथ ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी को किसानों के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने का मुद्दा भी थमा दिया। किसानों ने जिस तरह से चेतावनी दी है, उससे क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, या फिर दिल्ली में किसानों को सम्मान से बुलाकर बातचीत से सुलह बनाई जा सकती है? कयासों का दौर जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि अकेले पड़ते जा रहे किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गए हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता धर्मवीर चौधरी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता अमृत गिल जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विक्रमजीत जी हैं, किसान शक्ति संघ के पुष्पेंद्र सिंह, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन जो है आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। विक्रमजीत जी, 13 महीने से चल रहा है ये आंदोलन, आखिर अचानक ऐसा क्या होगा
हो गया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पर इतना भारी पड़ गया। एक तरफ बातचीत करते रहे, दूसरी तरफ उनके धरना प्रदर्शन को जबरन हटा दिया गया, उनके टेंट को जबरन हटा दिया गया। जब 4 मई को तारीख मुकर्रर हुई कि वहां पे फिर चर्चा होगी, कुछ दिन और वेट कर लेते। लक्ष्मण राय जी, आपको भी मेरे सभी रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, 13 महीने से हमारी सरकार ने लगातार कोशिश की है, केंद्र के पास भी आग्रह किया, केंद्र से मंत्री भी आते रहे, 7 मीटिंग्स हुई और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे, हमारे मिनिस्टर्स भी बैठे, हरपाल चीमा जी बैठे, कुडिया साहब बैठे। लेकिन केंद्र हर बार नई से नई तारीख देता रहा, अभी 4 मई पे बात रख दी थी और दूसरी तरफ हम इस पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जो नशे का जो बहुत सालों से चला आ रहा है एक सिस्टम, उसको खत्म करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और पंजाब के अंदर हम लगातार रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 51,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ दी हैं और हम चाहते हैं कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार सृजन हो, सो दैट कि जो हमारा युवा है, वो विदेश की तरफ ना भागे, नशे की तरफ ना भागे, उसको रोजगार मिले, उसको एक सिक्योरिटी मिले। अब जो हमारे 2 सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, संबू और खनौरी। संबू का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो अमृतसर से लेके बॉम्बे तक सारा व्यापार उसके ज़रिए होता है। लेकिन पिछले 13 महीने से कि किसानों की जितनी भी माँगे हैं, वो केंद्र से रिलेटेड है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े थे। उसके कारण जो मैं आपको एक क्योंकि मैं तो उस एरिया में रहता हूँ, कि हमारे गाँव की सड़कें भी टूट रही थी, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े थे, मनोली, सूरत, लैली से होके जो ट्रक वगैरह आते थे, उन गाँव में लोग परेशान हो गए, उन्होंने धरना लगा दिया, एंट्री बैन करवानी शुरू कर दी। लगातार हम डिमांड कर रहे थे, किसान नेताओं से आग्रह कर रहे थे, हमारे भाई हम तो उनकी माँगों को मानते हैं क्योंकि वो केंद्र से रिलेटेड है और उनकी डिमांड्स बीजेपी ने मानी थी, लेकिन पूरी नहीं की। अब अगर वो एमएसपी की लीगल गारंटी माँगते हैं, वो केंद्र से रिलेटेड है। पेंशन फार्मर्स और मज़दूरों के लिए माँगते हैं, वो केंद्र से रिलेटेड है। डब्ल्यूटीओ से विथड्रॉल की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉल की जो इनकी डिमांड है, वो भी केंद्र से रिलेटेड है। अगर वो लैंड एक्विजिशन एक्ट की जो शोध की बात करते हैं, वो भी केंद्र से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, वो भी केंद्र से रिलेटेड है। लेकिन नुकसान पंजाब का लगातार हो रहा है। हमारा जो छोटा व्यापारी, दुकानदार जो है जी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ, हाईवे के ऊपर जिनका जो प्रोफेशन है, काम है, वो सारा लगातार काम जो है जी रुक रहा था। अब डिमांड्स केंद्र से रिलेटेड है, लेकिन नुकसान आर्थिकता का पंजाब का हो रहा था। हर महीने खर्च जो है जी नुकसान हो रहा था। तो उसके बाद हम बिल्कुल, ये लगातार मांग कोशिश कर केंद्र रहे से थे। जुड़ा हुआ था। मांग पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्र पे बनती है, तो नुकसान पंजाब सरकार या पंजाब क्यों उठाए? धर्मवीर जी, ये मामला इसलिए उठता है, आपकी तरफ इसलिए जाता है क्योंकि एक तो मांग आपकी तरफ है, दूसरा कि जब ये धरना प्रदर्शन खत्म किया गया तो उस दौरान जब बैठक चल रही थी, उस बैठक में भाजपा के भी मंत्री थे और आम आदमी पार्टी के भी मंत्री थे। दोनों मंत्री वहां पे बैठक में बातचीत कर रहे हो किसान नेता के साथ, और उधर उनके तंबू, उनके टेंट उखाड़ने की तैयारी चल रही हो। जाहिर तौर पे बैठक में शामिल मंत्रीगण को भी इस बात की जानकारी होगी। तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों ने मिल करके किसान आंदोलन को, किसान के धरना प्रदर्शन को जबरन खत्म कराने की कोशिश की? नहीं 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 लक्ष्मण जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब ये किसानों का मसला कोई ऐसा नहीं है कि ये 3 घंटे में सुलझा लिया जाए। जब मई की इस पर तारीख सुनिश्चित कर दी गई तो फिर क्या पंजाब सरकार को ये आन पड़ी कि रातों रात जो है वहाँ पर बुलडोजर चला करके और पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जाए और निहत्थे किसानों पर जो है पानी का बौछार से लेकर के और उनको जबरदस्ती जो है वहाँ से उठा करके उनको तहस नहस कर दिया जाए? ये तो एक हिटलरशाही है। और माननीय केजरीवाल जी तो बहुत हिटलरशाही करते थे। अब तो पंजाब का किसान उनकी हिटलरशाही को देख रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पासी जी से पूछना चाहता हूं कि 3 साल की सरकार भगवत मान की पंजाब में हो गई है। उन्होंने 30 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी थी, तो वो 3 साल गुजरने के बाद भी क्या पंजाब का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर रहा है? उन्होंने जो 30 फसलों की बात की थी, उसमें से वो कितनी फसलों की एमएसपी पर गारंटी दे पाए? वहीं आपके पड़ोस में हरियाणा सरकार में अभी मात्र 1 साल भी नहीं हुआ है, तो क्या वहां सैनी साहब ने 24 फसलों की एमएसपी पर गारंटी दी? तो ये केजरीवाल साहब यहां दिल्ली को बर्बाद करके अब पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, किसान जो है ये रोड नहीं रोकेगा, ये सरकार की कमर को तोड़ देगा किसान। अगर ये केजरीवाल की गलतफहमी है तो वो गलतफहमी निकाल दें। लक्ष्मण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों के साथ में पूरी बीजेपी की हमदर्दी है और केंद्र सरकार किसानों के साथ में पूरी हमदर्दी के साथ में खड़ी हुई है।
जो किसानों के हित की बात है वो केंद्र सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल, विक्रमजीत जी के पास मैं जाऊंगा, वो आपके सवाल का जवाब देना भी चाहते हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता अमृत गिल हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे एक सवाल ले लेता हूं। अमृत, जो बातें आप लोग कर रहे थे कि ये भाजपा और आम आदमी पार्टी वाले मिले हुए हैं, ये तो भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सारा कुछ किया था आम आदमी पार्टी का है। देखिए, पहले तो ये धोखेबाज सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। ये सरकार किसानों की वजह से सत्ता में आई। अदरवाइज किसान ना होते, किसान आंदोलन ना होता, आंदोलनों से ये सरकार बनाती है आम आदमी पार्टी, और आंदोलनों वालों के पीठ में छुरा घोंपती है। जब किसान जो लड़ रहे थे, जब किसान दिल्ली में बैठे थे, तब तो किसान बहुत अच्छे थे, सही मांगे कर रहे थे, तब भी मांगे सेंटर से थी, और सेंटर में बीजेपी बैठी है, बीजेपी तो किसान विरोधी है ही है, तो तब तो किसान अच्छे लग रहे थे। सत्ता में अब आप आ गए, किसानों की मांगे वही है, आपने एमएसपी नहीं दिया, आपने मूंगी के ऊपर दिया, किसानों को बोला, और 20% मूंगी आप उठाते हो और बाकी किसान जाए भाड़ में। और किसानों के ऊपर जो एक्शन हुआ, ये आपराधिक गतिविधि जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने और धोखाधड़ी किसानों के साथ की, एक की मीटिंग में बुला के उनको जेल में डाला, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया। कहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार को धरने में किसानों के साथ बैठना चाहिए था। ये जो मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि बॉर्डर बंद थे, क्या किसानों ने बॉर्डर बंद किए थे? किसान दिल्ली जाना चाहते थे, बीजेपी ने क्यों रोका किसानों को दिल्ली जाने से? किसान अगर दिल्ली चले जाते, वहां पर बैठते, अपना धरना करते, ना पंजाब के रोड बंद होते, तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी क्यों नहीं हुई? उसके साथ संघर्ष क्यों नहीं किया? सेंटर से लड़ाई क्यों नहीं की? उसकी ईंट के साथ ईंट बजा देते कि किसान दिल्ली तक पहुंच जाते, पर नहीं, इनको तो किसानों पे तशद्दद करनी है। विक्रमजीत उनके जी, घरों में संक्षिप्त में जवाब दे चलाना। दीजिए, हमारे 3 और मेहमान जुड़े हुए हैं। संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए कि एक तो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, तब तो आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो भी आंदोलन दिल्ली केंद्र सरकार के खिलाफ था, तब आपने बड़ा समर्थन किया, और दूसरा आंदोलन तो आपके यहाँ हो नहीं रहा था, आंदोलन तो दिल्ली के लिए था, रास्ता बंद किया गया, इसलिए वहां पर रुके रहे। लक्ष्मण जी, देखिए, जो दिल्ली में भी आंदोलन हो रहा था वो सारा केंद्र के साथ रिलेटेड डिमांड्स थी, और अब भी लेकिन जो ये वहां तो आपने आंदोलन बड़ी कर रहे मदद थे करी ना, वहां पानी पिलाया, वहां वो फिर सहयोगियों को दिल्ली, रखा, वहां पे फ्री वाईफाई की लक्ष्मण सुविधा जी, दी। लक्ष्मण जी, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि वो दिल्ली से रिलेटेड था। ये भी जो इनकी डिमांड्स थी सारी सारी केंद्र से रिलेटेड थी, लेकिन आर्थिकता का नुकसान पंजाब का। दूसरी बात, ये कह रहे हैं तसद्दुद, पानी की बौछार कर दीजिए, ये कर दिया, कल सारा मीडिया वहीं था, किसानों को समझा के बड़े निम्रता के साथ उनको भेजा गया, कई किसान तो अपने आप भी चले गए। और दूसरी बात, अगर ये बात कर रहे हैं दोहरी क्या नीति बात की या कर रहे हो, पीठ पूरा में छुरा बुलडोजर घोंपने वाला की, जरा फुटेज लक्ष्मण जी, दिखाइए बीच में, आप कह रहे हैं निरंतरता के साथ बुलडोजर कहाँ गए, बुलडोजर लगाया गया, हटाया गया, उनको बुलडोजर व्यवस्थित तो तंबू उखाड़े गए, लक्ष्मण उनको जी, बातचीत के लिए बुलाया गया, धोखे से एक तक एक से को मैं कहूँगा धोखे से किया गया, बातचीत के लिए इधर आ जाओ, वहां छोड़ो को लक्ष्मण जी, मैदान, वहां तुम्हारा मैदान साफ हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में आऊंगा आपको ऐसे, लक्ष्मण जी, विक्रमजीत 10 जी सेकंड, थोड़ा सा 10 सेकंड, 10 सेकंड चाहूंगा, सिर्फ 10 सेकंड, हाँ, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, अगर हमारे 3 मेहमान हाँ, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। बात करनी है मुझे। आप ना जरा मुल्ताई याद कीजिए, या कांग्रेस जो आज किसान हितैषी होने की बात कर रही है, या बीजेपी स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने दबा के रखी है, पहले कांग्रेस ने फिर बीजेपी ने। मुल्ताई में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, 12 जनवरी 1998 इन्होंने किसानों पर गोलियां चला के 24 किसान शहीद कर दिए थे, 150 किसान जख्मी कर दिए थे। मंदसौर में बीजेपी ने गोलियां चलवाई थी किसानों पे। एक होता है तसद्दुद, तो बीजेपी और कांग्रेस अब करती रही है कांग्रेस से बात किसानों करूंगा, पर। तब आप आपके पास आऊंगा फिर से। हमारे साथ किसान शक्ति संघ के प्रेसिडेंट है पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र जी, ये पूरा आंदोलन अब कहां आपको जाता दिख रहा है? चूंकि धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, अब किसानों से फिलहाल नजदीक में कोई राजनीतिक फायदा भी मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, तो किसानों की मांग अब मानी जाए कि अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, देश का दुर्भाग्य आज की तारीख में ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से धरने प्रदर्शन की कोई कीमत इस देश में नहीं बची। जबकि अभी पिछले दिसंबर में अभी मैं देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था, और आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि ट्रैक्टर्स जो है सेंट्रल लंदन में आ गए थे और उन्होंने पूरा प्रदर्शन किया था, ये आप देख सकते हैं। पूरा प्रदर्शन उन्होंने किया था और उनको किसी ने नहीं रोका था, लंदन के। तो ये जो है लोकतंत्र, ये भी होता है कि अपने देश का नागरिक जहां भी रह रहा है वो दिल्ली में, राजधानी में आ सकता है।
तो सबसे पहली जो दिक्कत और गलती कर रही है सरकारें वो ये है कि सरकार जो है दिल्ली में आने से इनको किसानों को क्यों रोक रही है? अच्छा, दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार की हम बात करें तो बीच में हरियाणा सरकार क्यों कूद रही है? हरियाणा सरकार ने किस आधार पे एक पूरे राज्य को काट के फेंक दिया? क्या इस देश में कोई भी राज्य कहीं से भी किसी का भी रास्ता रोक करके बैठ जाता है और उसको खाली करने का काम नहीं करेगा? उसकी वजह से मजबूरी में किसानों को वहां बैठना पड़ा। अभी 13 तारीख को मैं खुद खनौरी बॉर्डर पे था और वो पूरी रोड दोनों तरफ से खाली है, बीच वाले उसपे जो है किसान बैठे हुए हैं। हमारी गाड़ी पूरा आराम से घूम गई उनके चारों तरफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से आना, लेकिन आकर के आगे कहाँ जाए? आगे बैरिकेड लगाए हुए हैं हरियाणा सरकार ने। और आंदोलन लंबे समय तक करते रहो, 13 महीने कर लो, 14 महीने कर लो, 750 मर जाओ, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। ये क्या कह रहा है? इसका मतलब वोट दे दिया, चुनाव खत्म हो गया, 5 साल तक मैं जैसे मर्जी जो है तुम्हारे ऊपर अत्याचार करूं, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये देश को आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अब आती है मांग वाली बात। मांग बिल्कुल ठीक है कि आशुतोष जी, केंद्र सरकार से ये है, चूंकि लेकिन अब चुनाव केंद्र खत्म हो सरकार गए, किसानों से कोई बहुत फायदा मिलने नहीं वाला है, तो इसीलिए मांग को आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और ये सोचकर आंदोलन को जबरन खत्म कराना आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर काफी आत्मघाती साबित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल देखो, देखिए मुझे आंदोलन जब भी हुए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे आशुतोष 70 जी, का आंदोलन हो। आशुतोष, जी पुष्पन जी आपके पास आऊंगा मैं, बाकी बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूँ। आशुतोष जी। देखिए लक्ष्मण जी, मुझे तो ये बात जो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से जो 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 कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी जब किसान पहली बार 3 कानूनों के खिलाफ धरने में बैठे थे और लंबे समय तक धरने में बैठे थे। तो आम आदमी पार्टी के लोग खुद अरविंद केजरीवाल वहां गए थे और उनके प्रति अपनी सहानुभूति भी जताई थी और उनके मांगों का समर्थन भी किया था। अब वही सरकार अगर पंजाब के अंदर अगर किसानों को इस तरीके से हटा रही है, बुलडोजर चला रही है, जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, ये तस्वीरें वाकई में बहुत ही एक डरावनी वाली तस्वीरें हैं कि क्या, और इस पर सहसा यकीन नहीं होता कि क्या यही सरकार अभी कुछ समय पहले तक किसानों के साथ सहानुभूति दिखा रही थी और अब उन्हीं के सारे टेंटों को तोड़ रही है, उनके पंखों को गिरा रही है और किसानों को वहां से जबरी उठा के बाहर फेंक रही है। तो अचानक क्या हो गया जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा? दूसरी बात देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी कोई 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 सामान्य पार्टी नहीं। आम आदमी पार्टी धरने, प्रदर्शन और आंदोलन से ही उपजी हुई पार्टी है, इसलिए उसका नजरिया धरने, प्रदर्शन और आंदोलन पर बिल्कुल दूसरी पार्टियों की तुलना में अलग होना चाहिए था। यहां पर उनका नजरिया अलग दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एक और इसमें एक आयाम है जिस पर चर्चा करने की जरूरत है। देखिए, किसान तो इस देश के अंदर, मैं तो उसको पूरी तरीके से अनाथ मानता हूं। ना तो मोदी सरकार को उस बारे में कुछ, या बीजेपी को कुछ कहने का हक है, और ना ही आम आदमी पार्टी को कहने का हक है। किसान जाड़े, गर्मी, बरसात में उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, वो सारी तस्वीरें लोगों के सामने उपलब्ध हैं, जो पिछले 3 साल पहले जो तस्वीरें दिखाई पड़ी थी। इसलिए क्या हमारे देश का किसान जो अन्न उगाता है, जो हमारा आपका पेट भरता है, क्या उसकी मांगे इतनी खराब है कि कोई सरकार उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है? एमएसपी की मांग बड़ी पुरानी मांग है, सरकार ने खुद वायदा किया था, केंद्र सरकार ने, तो क्यों नहीं उसकी पूर्ति होती है? तो किसान जाए तो जाए कहां? आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है। बिल्कुल, किसान जाए तो जाए कहां। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप भी चूंकि किसान को और खेती को बड़े करीब से देखे हैं और राजनीति को तो देख ही रहे हैं करीब से, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो पूरी कार्रवाई हुई है, ये विशुद्ध आर्थिक नुकसान से बचने वाली कार्रवाई है या फिर आपको यहां से कहीं राजनीतिक बू आ रही है? लक्ष्मण जी, 3-4 बातें छोटी छोटी मैं कह दूं, फिर आगे इस पर बात करता हूं। पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कभी एमएसपी का कोई आश्वासन सभी फसलों पर नहीं दिया। ये एक अफवाह है, झूठ है, जो बार बार टीवी चैनलों पर कही जाती है। दूसरी बात ये कि अभी भी कमाल ये है कि इस घटना की आलोचना करते भी ढेर सारे लोग केंद्र सरकार को ले आ रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ये नरेंद्र मोदी से निर्देश लेके सब काम करते हैं एक चुनाव हारते ही। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, किसान अनाथ नहीं है। किसान, अगर हम उसको अन्नदाता कहते हैं तो जिन वजहों से कहते हैं, क्या इनमें से कोई भी किसान वो करता हुआ दिखता है क्या जिनकी हम बात कर रहे हैं? क्या कोई किसान, मतलब इतने किसान हैं, ये आंदोलन हो रहा है, और क्या सिर्फ देश में पंजाब का किसान है? देश के और दूसरे हिस्सों के किसान नहीं है? क्या एमएसपी पर जो सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब से खरीदा जाता है, क्या वो पूरे देश में होना नहीं चाहिए था, सिर्फ पंजाब का खरीदा जाएगा?
और क्या एमएसपी पर सारी फसल खरीद कर क्या कोई सरकार चल सकती है? ये सब जानते हैं संभव नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी मांग क्यों करते हैं? अब आते हैं मूल मुद्दे पर। जब ये सरकार बनी उससे पहले जब चुनाव चल रहा था तो भगवंत मान की वो आज बयान आज चलवाना चाहिए था लक्ष्मण जी। क्या कहा था उन्होंने? एक एक दाना कनक हमारी सरकार खरीद लेगी। अब वो तो मुझे लग रहा है कि कनक गेहूं क्या हो गया, वो तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय जग वा खाए बौराय, जो जितना रूपक है वो सब जोड़ लीजिए। तो सरकार तो उसी अंदाज में आ गई। कितना गेहूं खरीदा? और अब तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का मसला है। केंद्र सरकार का मसला है तो पंजाब का ही सबसे ज्यादा गेहूं क्यों खरीदा जाता है? क्या ये जो सारा आंदोलन चल रहा है ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड था? इसका जवाब बार बार मांगा जा रहा था। हाँ, ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड था। कुछ लोग जो पेशेवर किसानों के नाम पर आंदोलन करते हैं, पेशेवर खेती किसानी नहीं करते हैं, पेशेवर तौर पर, वरना एक एक साल दो साल आप खेती किसानी की छोड़कर यही कर रहे हैं। फिर क्या है, जब आप लास्ट पेचकस लेकर पहुंचे थे, जब आप इंटरनेट दे रहे थे, जब आप पानी दे रहे थे, तब तो कह रहे थे अब तो अरविंद जी पंजाब में ही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि दिल्ली की सत्ता गई, अब किसानों पर लाठी चलवाओ? ये क्या हुआ? और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पंजाब रो रहा है लक्ष्मण। पंजाब को बर्बाद करके रख दिया इन अराजकतावादियों ने, बर्बाद कर दिया है। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब हम किसान किसान कह रहे हैं, किसान की फसल नहीं बिक पा रही, उनकी सब्जियां नहीं जा पा रही, उनके जितनी तरह की फसल है वो निकलने में दिक्कत है। फिर जो वहां पूरा का पूरा उद्योग है बंद हो गया, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। 3-3 4-4 बार उद्योग संगठनों ने गुहार लगाई, लेकिन ना, हमारी राजनीति चलते रहे, अब लाठी लेके चलते रहे, हम सबको परेशान करते रहे और किसान अनाथ है ये कहे। किसान अनाथ इन लोगों ने कर दिया है। वरना सोचिए कि सर्वाधिक एमएसपी पर जहां से फसल खरीदी जाती है उस राज्य का किसान ये क्यों कर रहा है? और उससे बड़ी बात, जब पिछली सरकार में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ में, यही सरवन पंधेर और डल्लेवाल दोनों थे, जब बात हो गई थी और इन्होंने कहा था कि हम 5 दूसरी फसल उगाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे क्रॉप को, सब केंद्र सरकार खरीदेगी। क्या हुआ उन 48 घंटों में कि बदल गया सब कुछ? तो मेरा यह मानना है कि ये किसानों के असली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं। दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा? दिल्ली वाले डरे होंगे। लाल किले पर जो कुछ हुआ था सबको याद है, आईटीओ पर जो हुआ, वो बच्चा मर गया, वो किसान परिवार का ही तो था। क्या मिला इन नेताओं को? ये जो कुछ किया है दिल्ली में इन्होंने, इनको तो अब तक जाने क्या इनके साथ होना चाहिए था। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने इनके साथ सख्ती नहीं की, लेकिन भगवंत मान ने वो सब कुछ किया जो उन्हें पहले करना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी की भी मांग हो मानी जानी चाहिए, वो सिर्फ किसान होगा, सिर्फ कोई एक वर्ग होगा। ये राजनीति बंद करिए, देश को आगे जाने दीजिए, पीछे मत धकेलिए। किसान को अपनी उपज तय करने। आपके इस वाली बात से आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए, लेकिन इस बात से बहुत कह सकते हैं 100% सहमत नहीं हूं कि किसान अनाथ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय होती है और किसान ही एक ऐसा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, जहां तक मैं समझता हूं कि अपने उत्पाद को खुली छत के नीचे रख देता है, बारिश हो, आंधी हो, आग बरसे, उसका कोई रखवाला नहीं होता है। मजबूरी है, खेती करनी है, लेकिन उसका कोई इंश्योरेंस कैसा मिलता है आपको ही पता है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन आप तो चूंकि हम लोग बिजनेस चैनल पर बात कर रहे हैं, यही तो बात होनी थी ना भाई। आप किसान को कब तक अनाथ अनाथ कहकर ये करेंगे? उसको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा ना, उसको अनाथ का अगर आप अनाथ को इस चश्मे से आप देख रहे हैं तब ठीक है। आप वो सब अगर अनाथ को इस चश्मे से देख रहे हैं आप, ठीक है, अनाथ रखना चाह रहे हैं, आप उसको हमेशा ऐसा रखना चाह रहे हैं को सरकार की कृपा पर रहे। अच्छा बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा उत्पाद बनाए कोई उसकी कीमत और तय करे? नहीं, वही सवाल तो मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कौन से ऐसे उत्पाद। अब देखिए, आपको एग्जांपल देता हूं, इस पे मैं बीजेपी नेता से भी इस पे रिएक्शन लूंगा मैं, और इससे पहले विक्रमजीत जी आपके पास भी जाऊंगा कि हम लोग चूंकि बिजनेस चैनल वाले, तो हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए अगर किसी सामान की कीमत बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, तो अभी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, ताकि जो प्रोड्यूसर है उसको कम से कम वाजिब कीमत मिल जाए। चीनी के लिए शुगर डेवलपमेंट फंड बना देती है कि अगर चीनी की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, मुनाफा ज़्यादा कमाते, तो किसानों को बांट दिया जाए, जो हालांकि आज तक बटा नहीं। तो ऐसे तमाम प्रावधान है जिससे आप किसानों को फायदा दिला सकते थे, लेकिन किसानों को अनाथ रखने में कई लोगों को राजनीति दिखती है। और दुख की बात यह है कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आ गई है, लेकिन अभी तक इस मोर्चे पे जो मांग हो रही है, उस मोर्चे पर अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिख रहा है। तारीख पे तारीख यहाँ पे मिलती जा रही है। विक्रमजीत जी, आपके लिए कई सारे सवाल हमारे बाकी वक्ताओं ने रखे हैं, तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप उन्हीं का जवाब दे दीजिए, उतना ही काफ़ी होगा।
देखिए, जहाँ तक पंजाब सरकार का सवाल है कि जो किसानों को पूरी तरह से हमने सहयोग दिया। अब देखिए जैसे गन्ने का है, पूरे देश में पंजाब नहीं सबसे नहीं, ज़्यादा ऐसा गन्ने ऐसा का ऐसा मूल्य दे ऐसा नहीं नहीं, अब विक्रमजीत जी, मैं चाहता हूं कि इस पे स्पीच देने से अच्छा है कि स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि आप मैं लोगों ने स्पेसिफिक कहा ही था कि जवाब हम दे रहा हूँ। सरकार में आएंगे तो पंजाब सरकार अपनी तरफ से 20 से ज़्यादा फसलों की गारंटी देंगे। आपने दिया नहीं दिया। गेहूं की फसल खरीद लेंगे एक एक टन करके, वो खरीदा नहीं खरीदा। अभी भी लोग कहते हैं पंजाब की मंडियों से किसान गेहूं उठ नहीं रही है। और इतना ज़्यादा नुकसान के जो आप बात कर रहे हैं, किसानों के नुकसान की भी तो बात करनी होगी। देखिए, तीनों का जवाब दे दीजिए, फिर बाकी वक्ताओं के जब पास से जाऊंगा। सरकार आई है, जो पिछले साल धान की फसल हुई थी, उसमें थोड़ी रुकावट आई थी क्योंकि वहाँ पे लिफ्टिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं हुई थी केंद्र की तरफ से। अदरवाइज़ पिछले 3 साल में चाहे गेहूँ की फसल थी, चाहे धान की फसल है, एक-एक दाना पंजाब सरकार ने उठाया और केंद्रीय पूल में उसकी जो है प्रोक्योरमेंट हुई है। आप उसकी पूरी डिटेल ले सकते हो, मैं कोई तथ्यहीन बात नहीं करूँगा। दूसरी बात, अब जब पंजाब को केंद्र ने खेती नीति भेजी, हमने सभी किसान यूनियन को उसका खरड़ा भेजा, उनसे राय ली और उसको रिजेक्ट किया। पंजाब सरकार ने जो अब खेती नीति बना रही है, वो भी सभी किसान यूनियंस को दी है। इसीलिए मैंने कहा गन्ने का हमने सबसे ज़्यादा मूल्य दिया। हम पंजाब के किसानों को 8 घंटे निर्विघ्न हमने पानी की सप्लाई दी है, फ्री। और उसके अलावा जो बंद पड़े थे सूए 38% 38% हमने जो नहरी पानी की वरत को बढ़वा दी है वहाँ पे जो यूज़ है, नहरी पानी का। लगातार किसानों के समर्थन में हमने काम किया और हम अब भी कह रहे हैं, जो ये एमएसपी की बात आप कर रहे हो ना जी, हरियाणा में तय तो दिया 24 फसलों पे, मैं इनको याद करवा दूँ 2000 इन्होंने पहले भी कहा था कि हम 14 फसलों पे एमएसपी देते हैं, लेकिन सूरजमुखी फसल रुल गई थी और कुरुक्षेत्र में जब किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने अरेस्ट किए थे। सुन लीजिए, इसका उसके जवाब अलावा लूंगा आपसे। मस्टर्ड ऑयल 1500 रुपए तक कम बिका है और मूँगी की जहाँ तक बात है, अगर पंजाब सरकार ने मूँगी पे कहा था तो मूँगी पे समर्थन मूल्य दिया। कितना रेट का फ़र्क था, वो हमने 52 करोड़ के करीब उसी वक़्त रिलीज़ किया। पंजाब सरकार ने 14 दिन के अंदर-अंदर पूरे किसानों को मुआवजे दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के समय डेढ़-डेढ़ रुपए के चेक दिए इन लोगों ने। तो अगर आप इस बात पे आते हो, अच्छा कांग्रेस सिर्फ एक गुमराह करने का काम करती है, प्रचार का काम करती है। आज इनके 4-5 पंजाब से रिलेटेड तो प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी 99 कहाँ है आपके एमपी? इतना इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। स्वामीनाथन आपने रिपोर्ट आपने 2000 धर्मवीर जी के लिए और अमृत गिल के लिए, दोनों के लिए सवाल छोड़ दिए हैं। अमृत, पहले आप जवाब दीजिए, फिर धर्मवीर आपके पास जाऊंगा। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के जो ये है ना, व्यापारी 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 कर रहे हैं। और पहले मुझे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कुछ कहा, तो मैं ये बता दूं कि पंजाब, जब भारत में अनाज का संकट था तो ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब से शुरू हुआ। एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है हमारी पंजाब, और पंजाब में अगर एग्रीकल्चर, देखिए महंगाई बढ़ती है, डीएपी बढ़ा, यूरिया के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, क्या किसान की जो फसल का रेट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमआरपी तो नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं मिलता हमको। कोई चीज का दाम बढ़ता रहे। हम बिजनेस की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस ओनली। किसान को अगर पैसा मिलेगा, अच्छा मुआवजा मिलेगा, किसान की जेब भरी होगी, तो किसान कहाँ जाके उसको खर्चेगा? व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसका हर चीज बिकेगी। तो अगर किसान सड़क पे धरने पे बैठा है और बैरिकेड हरियाणा सरकार सेंटर सरकार के साथ मिलके लगाती है, तो व्यापारी वहां से जा नहीं रहा, तो इसमें किसान का क्या कसूर है? आप किसान के घर को बुलडोज करवा देते हो। अगर बिजनेस का लॉस हो रहा है, व्यापारी भी हमारे भाई हैं, और अगर किसान के पास बहुत पैसा होगा तो व्यापारी प्रॉस्पेरस होगा। और आपने किसान का रास्ता रोकने के चक्कर में सेंटर ने व्यापारियों का भी व्यापार ठप कर दिया। तो इसके लिए तो पंजाब सरकार को सेंटर के साथ, किसानों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए था। क्या किसानों के संघर्ष को कुचलना चाहिए था? ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और बात ये बड़ी बिजनेस की हैरानी वाली करते बात। हैं, अगर धर्मवीर बिजनेस चौधरी जी, करनी है तो जेब में पैसा होगा तो बिजनेस होगा, किसान प्रफुल्लित होगा। तो जब कोरोना था, सारे बिजनेस डाउन गए, तब भी ठीक है, 4% एग्रीकल्चर ही आउट ठीक है। परफॉर्म कर रहा था। अमृत गिल जी, एक बार जरा धर्मवीर चौधरी साहब से रिएक्शन है। धर्मवीर चौधरी साहब, एक तो आपने सुना आम आदमी पार्टी का वो भी आरोप लगा रहे हैं आपने कौन सा वहाँ पे एमएसपी दे दिया या फिर किसानों की वाजिब कीमत दिला दी वहाँ पे। लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग हटके है कि जब से मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, आप देखोगे दर्जन भर से ज़्यादा फैसले कैबिनेट के हर बैठक पर किसानों से जुड़े हुए फैसले लिए जाते हैं। पिछले दिनों भी फैसले लिए जाते हैं। जब इन सारे मुद्दों पर इतने सारे करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं तो दे दीजिए ना एमएसपी गारंटी। क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं? देखिए,
लक्ष्मण जी, अभी ये मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। अभी ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में किसने डाला था? और ये 60 साल तक जो किसानों के साथ में भेदभावपूर्ण सरकारें चली पूरे देश में कांग्रेस की, उसी से ये कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। और अरविंद केजरीवाल आंदोलन से जन्मे हुए नेता हैं, और आंदोलन के लिए उन्होंने यहाँ दिल्ली में वाईफाई से लेकर के सारी सुविधाएं दी, और कहते थे कि केंद्र सरकार हिटलरशाही रवैया अपना रही है। तो ये लक्ष्मण जी बेईमानी वाली बातें हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। लगातार मंत्रिमंडल समूह के हमारे मंत्रीगण वहां पर मीटिंग कर रहे थे, अगली डेट दी हुई थी, लेकिन केजरीवाल साहब ने हिटलरशाही रवैया अपना करके जो वो दिल्ली को उजाड़ करके गए हैं। मैं आपको एक अंदर की बात भी बताता हूं जो मेरी नॉलेज में है कि ये केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल और मान साहब की लड़ाई है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जाकर के पंजाब में स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें रिएक्शन लूंगा आगे चलकर। किसानों के पैमाने को देखना चाहते हैं और व्यापारियों का ये ढोल पीटना चाहते हैं। तो ये दोहरी नीति केजरीवाल चल रहा है। ऐसा करते हैं, एक मिनट जरा इस पर रिएक्शन नहीं लेता हूं मैं। धर्मवीर जी, ऐसा कुछ है क्या कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो 2 फूट हुई है केजरीवाल माइनस आम आदमी पार्टी की वजह से आंदोलन कमजोर पड़ गया? देखिए ऐसा है, बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये ना हर बार एक नया झूठा सगुफा छोड़ते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। 7 बार तो ये केजरीवाल जी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं आज तक। हर तीसरे महीने अनाउंस कर देते हैं केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आज एक ने नई कहानी बना दी। अरे भाई, केजरीवाल साहब ने दिल्ली में वाईफाई दिया। केजरीवाल साहब ने जो है दिल्ली में किसानों के लिए कहा कि केंद्र सरकार हिटलरशाही रवैया अपना रही है, तो आज वो अपने दोगले चरित्र को पंजाब के किसानों पर क्यों लाद रहे हैं? धर्मवीर जी, और हरियाणा के अंदर 24 फसलों पर एमएसपी पर गारंटी दी सनी साहब ने, स्वामीनाथन, लेकिन पंजाब सरकार के कान पर जू नहीं रंग रही है। चीमा जी, बिल्कुल सच है, रद्दी में रखी। 2014 से आज तक आप किसानों की आय दुगनी करने का झूठा लारा देके ये प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे ये बताइए कि किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, किसानों के जो पंखे तोड़े गए हैं, जबरन किसानों को आंदोलन से हटाया गया है, वहां कोई रास्ता नहीं रुका हुआ था। मैं तो सोचा था कि इसको किसानों तक रखेंगे। आशुतोष जी, ये एक जो भाजपा का एक नया एंगल निकलकर सामने आया है कि ये किसान आंदोलन में इस नजरिए से देखिए कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच के फूट का एक नतीजा है जो आज हुआ है। भाई देखिए, इसका जवाब तो धर्मवीर जी दे सकते हैं, मैं तो जवाब दे नहीं सकता। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं कोई कैसी ऐसी कोई लड़ाई चल रही है आपस में। आरोप लगा है आम आदमी पार्टी ने बता दिया लक्ष्मण जी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और अगर मैं हर्ष जी, आपके पास जानकारी है क्या? देखिए, हम और हर्षवर्धन जी पत्रकार, इसलिए ऐसे हवा में तो कोई बातें करेंगे नहीं। अगर लड़ाई होगी, मेरे पास कोई जानकारी होगी पुष्ट सूत्रों के माध्यम से, जरूर मैं उसको कहूंगा, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हर्ष जी, आपके लेंस से कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे लेंस से कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अभी विक्रम जी ने एक बात कही कि आप लोग 7-8 बार मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं, तो भैया ये भी बताओ ना कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद काहे को अरविंद जी पंजाब में ही पढ़े? विपश्यना सेंटर भी वहीं मिला, क्यों पढ़े? जानकारी नहीं है, क्यों वहां चले गए? मैं उसका जवाब देता हूँ, बिल्कुल जवाब देता हूँ हर्ष जी। केजरीवाल जी हमारी पार्टी के सुप्रीम लीडर है, कन्वीनर। अगर हमारी पार्टी दिल्ली आते हैं हमारे पंजाब के, तब इनको प्रॉब्लम जी केजरीवाल जी क्यों नहीं चले जाते अकेले पंजाब में? अब वो वहां विपश्यना करने आए हैं, तब इनको प्रॉब्लम। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये खुद ही सोचते हैं, खुद ही फैलाने की कोशिश करते हैं, फिर खुद ही मुंह की खा के चुप करके बैठ जाते हैं। 7 बार मैं सुन चुका हूँ। अब अगले हफ्ते बनने जा रहे हैं जी केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री, अब 3 महीने बाद बनने जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की हालत मैं आपको बताता हूँ। सत्ता के बगैर ये रह नहीं सकते, सत्ता लोलुप है। तो इनको क्या लग रहा है जी, इस्तीफा दे दो जी। अब पंजाब के अंदर अगर हम पंजाब को ली पे लेके आना चाह रहे हैं, पंजाब को हम दोबारा तरक्की पे ले जाना चाह रहे हैं, उसकी भी प्रॉब्लम। हम नशे वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनके तो 4 गोयल जैसे दिल्ली में पकड़े जाते हैं, 5600 करोड़ की रिकवरियां होती हैं, जो इनका आरटीआई सेल का चेयरमैन था। हम पंजाब में कार्रवाई कर रहे हैं, ये लंबा चलेगा। एक बार पुष्पेंद्र जी को मैं जोड़ता हूँ बीच में
ऐसा करते हैं विक्रमजीत जी, जरा किसानों तो वापस लौटते हैं हम लोग। पुष्पेंद्र जी, मैं थोड़ा सा अलग हट के सवाल पूछता हूं जो बिल्कुल गैर राजनीतिक है कि पिछले कुछ सालों से आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से बदलाव आए हैं, तो कई सारे प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं अब वो ट्रेडिशनल खेती छोड़ करके वो ऐसी ऐसी चीज़ें कमर्शियल क्रॉप उपजाते हैं जिनको एमएसपी से कई गुना ज़्यादा बेहतर कीमत मिलती है या फिर एमएसपी के दायरे में होती भी नहीं है, और ऐसे चीज़ों को बढ़ावा भी दिया जाता है। तो ये जो एमएसपी का राग जो लंबे समय से आलापा जा रहा है, आपको लगता है बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, अब किसानों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से पूरे मामले को देखा जाना चाहिए था? देखिए, जो अलग तरह की फसलें आप बता रहे हैं वो जो पारंपरिक अनाज है उनको रिप्लेस नहीं कर सकती। और अगर आप ये सोचें कि भाई गेहूं धान छोड़ करके बाकी चीजें उगाना शुरू कर दें तो भुखमरी फैल जाएगी 4 दिन में, और उन फसलों का खरीदार कोई नहीं उसको होगा। छोड़ कर नहीं, आप तो समझदार हाँ, किसान हैं और उसमें आपको कम बहुत करें। लिखते पढ़ते हैं। मैं हाँ, आपको तो मैं आपको इसमें पढ़ता हूँ। मेरा कहना है कि जहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग बिजनेस की भाषा में कि रिस्क को डाइवर्सिफाई कर ले, कि गेहूं धान भी उगाएं, नहीं, कुछ ऐसे इसमें क्रॉप भी उगा लें जहाँ पे आप। हाँ बोलिए। जी जी जी, मैं बताता हूँ। इसमें बोलिए। ऐसा है कि एक तो मौसम के अनुसार जो है ना फसलें उगाई जाती हैं पूरे देश में। कुछ जो हाँ हमारे शहर में बैठे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि फला चीज नहीं उगाई तो बटन दबाओ 2 मिनट में दूसरी चीज उगा लो। अरे जहाँ नारियल होता है वो पंजाब में नहीं हो जाएगा, यहाँ गेहूं धान होता है तो वो दूसरी जगह हर जगह नहीं हो सकता। तो ये अलग अलग फसलें मौसम के हिसाब से भी होती हैं और फसलों का एक चक्र बन जाता है। जिस इलाके में जो फसलें हो रही हैं वो लंबे समय से, जैसे धान है, धान ज्यादा नहीं होती थी पहले पंजाब में, ये सरकार ने ही कहा कि धान उगाओ, सरकार ने कहा कि ये लो बीज और ये खाद लेकर के उगाओ, देश का पेट भरो। अब इन्होंने भर दिया तो आप उन्हें पनिश करना चाहते हैं। अब जो एमएसपी की बात है आपके दर्शकों तक, क्योंकि आपका कमर्शियल चैनल है, वो जानी चाहिए। देखिए, एमएसपी के विषय में मैंने एक लेख भी लिखा था, मिनिमम सपोर्ट, ये 21 फरवरी 2024 को छपा था इंडियन एक्सप्रेस में। और जब ये आके बैठे थे किसान उसके 5 से 6 दिन बाद, इसको आपके दर्शक देख भी सकते हैं। तो इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो एमएसपी की 23 फसलें हैं उनकी लगभग 15-16 लाख करोड़ रुपए की जो है कीमत है टोटल, अगर वो एमएसपी पे उसको कैलकुलेट करें। उसमें से 1/3 फसल कभी भी मार्केट में नहीं आती, क्योंकि किसान खुद बहुत बड़ा कंज्यूमर है, और किसान खुद कंज्यूम कर ले या पशु आहार में या बीज के रूप में या कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में गांव में। क्योंकि आप तो जानते हैं सिस्टम जो होता है भाई, जो है कटाई के लिए जैसे गेहूं दे दिया जाता है मजदूरों को, उस तरीके से एक्सचेंज हो जाती है। 1/3 फसलें लगभग 5 लाख करोड़ की वैल्यू की फसल जो है गन्ना समेत एमएसपी पर ऑलरेडी सरकार खरीद रही है, वो भी खत्म हो जाता है। तो 5-6 लाख करोड़ की फसल बचती है जो एमएसपी वाली फसलें हैं, उनका हमने कैलकुलेट किया है 20-25% कम प्राइस पर जो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। हम ये नहीं कह रहे सारा जो है सरकार खरीदे या सारा जबरदस्ती व्यापारी खरीदे, लेकिन जो अपनी मर्जी से मार्केट में आएगा वो इस रेट से नीचे नहीं खरीदेगा। इसके तमाम उदाहरण है। मिनिमम वेजेस एक्ट है, शुगर केन का रेट जो है सरकार घोषित करती है, प्राइवेट मिल उस रेट पर खरीदती है, या अपने सेक्टर रेट के लिए जमीन के स्टाम्प ड्यूटी के लिए सरकार खुद सेक्टर रेट घोषित करती है। और कोविड के दौरान तरह तरह के कंट्रोल जो है मार्केट पे लगाए। एयरलाइंस इस चीज का रिक्वेस्ट करती रहती हैं। इवन जो टेलीकॉम कंपनीज है वो कहती है कि भाई एक मिनिमम स्लैब होना चाहिए, इससे नीचे कोई ना जाए। तो मिनिमम जो है, और वैसे भी सरकार का वायदा है ये 1960 के दशक से कि भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर रेट इससे नीचे आएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं इनडायरेक्टली कि सपोर्ट एमएसपी से ऊपर आपको प्राइस मिले। ये इनहेरेंटली वायदा है। जो चेक है वो बार बार बाउंस हो रहा है, इसलिए हमने कहा भाई इसको लीगल बनाओ, आप सरकार की मर्जी पे ना छोड़ करके इसको लीगल गारंटी दो। तो लीगल गारंटी इनको दे देनी चाहिए, इससे सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि 1.5-2 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त किसान की जेब में जब प्राइवेट सेक्टर के पास से जाएगा तो वो उसको खर्च करेगा, उससे मांग बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और अल्टीमेटली सरकार का टैक्स बढ़ेगा। ये हमने बहुत कृषि मंत्री के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, मैं जो आपको कहा था ट्रेडिशन से हटने की बात, मैं जब कहा था, मैं आपकी बात समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और देखिए कि आप एमएसपी की मिनिमम गारंटी तक सीमित रहते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि 2016 से जब से फसल बीमा स्कीम लागू हुई है 1.72 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.68 लाख करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। तो भी तो किसानों के पास जाते हैं, वैसे किसानों के पास जो ज़रूरतमंद होते हैं, फिर ये मांग क्यों? लेकिन अगर मांग है तो किसानों की मांग हो तो इस पर विचार करने में इतनी भी दिक्कत क्यों आ रही है जब इतने पैसे दिए जा चुके हैं? इन सारे सवालों का जवाब आप सही मेहमानों से लूँगा, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन को जबरन खत्म कराने की जो कोशिश की गई है और बुलडोजर से जो उनके टेंट हटाए गए, धरना स्थल को तोड़ा गया है, उसके आगे का रास्ता अब यहाँ पर क्या दिख रहा है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलूंगा सबसे पहले। अमृत गिल जी, अब यहाँ से कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस की रणनीति इसलिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस आजकल मुद्दों की तलाश में है और किसान के मुद्दे को लेकर के दोनों पे आरोप लग रहे हैं, भाजपा पे भी, आम आदमी पार्टी पर भी। तो आपकी रणनीति यहाँ से क्या होगी? कम से कम आप किसानों के साथ किस तरह से खड़े दिखेंगे, सिवाय कि कुछ बयान दे देने के, ट्विटर पे पोस्ट लिख देने के? देखिए, कांग्रेस जब पहले भी किसान आंदोलन हुआ था और पंजाब में हमारी सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों का पूरा सपोर्ट किया था। तब से बॉर्डर तक जाने में या हर जगह पे लिबरल थी कांग्रेस सरकार और भी हमने किसानों का सपोर्ट किया था। और अगर आपको कांग्रेस पार्टी का हमारा 24 में सरकार चाहे हमारी नहीं बनी, पर हमने अपने मैनिफेस्टो में किसानों को एमएसपी गारंटी देने का कहा था कि अगर हमारी सत्ता आती तो इससे बात तो सीधी ये स्पष्ट है कि कांग्रेस किसानों के साथ है। पंजाब में भी हम किसानों के संपर्क में हैं। हमारे किसान लीडर ऑल इंडिया के चेयरमैन आज उन्होंने किसानों के फेवर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जब भी किसान हमको आंदोलन में बुलाएंगे और जहां भी वो हमें हमारे मदद या हमारी सपोर्ट चाहेंगे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल से उनके साथ खड़ी होगी और किसानों का सपोर्ट करेगी, क्योंकि पंजाब एक धर्मवीर जी यहाँ पे बात जब ठीक है, अब मैं थोड़ा धर्मवीर जी से रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर एग्रीकल्चर के बिना पंजाब नहीं। धर्मवीर जी, ये जो पूरा मामला है ना, वो घूम फिर के तीर आ जाएगी केंद्र सरकार के ऊपर, भाजपा के ऊपर। किसानों के लिए तमाम फैसले लेने के बावजूद एक ऐसा ये बन चुका है प्रॉब्लम जिसको सॉल्व नहीं करेंगे तो बड़ी मुसीबत होगी। तो ये जो आप लोग नेक्स्ट डेडलाइन दिए हैं 4 मई का, ऐसा क्या हो जाएगा इस महज 1 महीने में कि वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी 1-1.5 महीने में? और पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 45 दिन की डेडलाइन क्यों? कोई ऐसा तो नहीं कि शादी का मुहूर्त निकलवाना है। एक 2-4 मांगे हैं, उस पर पिछले कई सालों से बातचीत चल रही है, अलग अलग प्रपोजल बने होंगे, किसी एक को फाइनल करिए, ख़त्म करिए कहानी। लक्ष्मण जी, देखिए, बीजेपी की केंद्र सरकार किसानों के प्रति वचनबद्ध है, कटिबद्ध है इनके हितों के लिए। इसी में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना पूरे देश में लागू है, किसान सम्मान निधि योजना पूरे देश में लागू है, किसान यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना केंद्र सरकार ने की है और मंत्रिमंडल समूह की विचार विमर्श के बाद में ये डेट रखी गई। निश्चित इस पर जो है केंद्र सरकार किसानों के साथ है और जो सबसे बेहतर जो किसानों के हित में होगा वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी निश्चित करेंगे। विक्रमजीत जी, जो किसानों के हित में होगा उसको सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि ये बैठक जब हुई और अगली तारीख जब तय की गई, उसमें आपके नेता भी वहाँ पे मौजूद थे, मंत्री वहाँ पे मौजूद थे और केंद्र सरकार के भाजपा के मंत्री भी थे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तो हुआ कि चलो हम जल्दी कर देंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कुछ ऐसा तरकीब निकाल रहे हैं जो क्रेडिट आपको भी लेना होगा? पॉलिटिकल मामला भी रहता है ये तो, और इसी मुद्दे पर चुनाव जीत के भी आए थे आप। बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार तारीखें तो बहुत दे रही है, 13 महीने से तारीख ही दे रही है। क्या 2027 तक बुलडोजर चलवा करके पानी जी अब फिर इंटरप्ट शुरू कर दी इन्होंने। भाग क्यों रहे हो धर्मवीर जी? अरे अपनी बारी में बोलिए, अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी में कर दिया जो वाईफाई, अरे मेरी बारी में मत बोलिए। 750 किसान मरे आपकी वजह से, पंजाब में लगी आपने तो इनका धर्मवीर जी बोलने दीजिए इनको, चुप कराइए जरा, धर्मवीर जी इनको बोलने दीजिए, बड़ा ही सीरियस मामला है। भाग लेते हैं, परेशान हो जाते हैं ये तो। अरे सुनिए अब धर्मवीर जी, आपसे ऊंची आवाज। धर्मवीर जी को बोलने, एक बार बोलने दीजिए विक्रमजीत जी को, फिर आपके पास आएंगे हम लोग। विक्रमजीत जी को बोलने दिया। मैं इनको धर्मवीर जी को ये कहूंगा कि ये डिबेट की मर्यादा नहीं है। मैं आपकी बारी में कभी नहीं बोलता, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता। अब सुनिए मेरी बात, बड़ी किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। ये महज 500 रुपए महीना देते हैं एक परिवार में। अगर 5 पारिवारिक मेंबर है ना, 100 रुपया महीना नहीं बनता। डीजल आप 100% टैक्स ले रहे हो, रेट बढ़ा दिए आपने हर चीज के, किसान को दे नहीं रहे आप कुछ भी। और दूसरी बात, हम तो चाहते हैं आप जल्दी फैसला करो। 13 महीने से हम यही तो कोशिश करते आ रहे हैं और आप हो क्या फिर 4 मई की डेट डाल दी। अरे भाई, इनकी डिमांडें आपने मांगी है, मानी है। मोदी जी ने खुद कहा था कि हाँ हम एमएसपी के ऊपर कमेटी बना रहे हैं। मोदी जी जब चेयरमैन थे ना 2013 में,
तब उन्होंने इन डिमांडों को कहा था। और 2006 से 2014 तक, 2004 में भी कांग्रेस ने वायदे किए थे कि हम किसानों की ये मांगे पूरी करेंगे। फिर उसके बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग बनाया। 2006 में 5वीं रिपोर्ट आ गई अक्टूबर में, लेकिन उसके बाद चुप करके बैठ गए। 2014 तक रद्दी की टोकरी में रखा। 2013 में मोदी जी ने बड़ी बातें की, लेकिन 2024 तक अब तक कुछ नहीं किया। 25 आ गया अब तो दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मैं वही पूछ रहा हूँ विक्रमजीत जी, जब इतने लंबे समय से बातचीत चल रही थी तो आज 20 मार्च है और 4 मई की तारीख आपने दी है। ये 45 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि अब बात बन जाएगी जो इतने सालों में नहीं बनी है? हमें लगता है ये भी एक टाइम बाई करने का तरीका था। पुष्पेंद्र जी, आपको लगता है कि थोड़ा सा किसान आंदोलन को भी अब एक नए रूप में लाना चाहिए, चूंकि इतने लंबे समय से चल गया था, लोग भी भूलने लगे थे ये शंभू बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार को भी लगा कि ऐसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा, छोटा होता जाएगा, आंदोलन धीमा पड़ जाएगा। किसानों को भी अब नई रणनीति अपनानी चाहिए या फिर अपनी मांग में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की गुंजाइश दिख रही है क्या आपको? नहीं, नई रणनीति तो अपनाई नहीं होगी। और जो एक बात आई कि हमने क्या क्या दिया, उसके बारे में मैं जल्दी जल्दी 2-3 चीजें बता देता हूँ। 16 लाख करोड़ रुपए का तो लोन रिटर्न ऑफ कर दिया है इस सरकार ने 14 से 24 के बीच में। 10 लाख करोड़ रुपए का जो कॉर्पोरेट का टैक्स कम किया था 2019 में, उसकी वजह से जो है रेवेन्यू फॉरगोन है। 55 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी दुगने में बेच रहे हैं, 50 रुपए का तेल आ रहा है, पड़ता है, और उसको 100 रुपए बेच रहे हैं, उससे वसूल लिए। पीएलआई स्कीम में लाखों करोड़ रुपया कॉर्पोरेट को दे दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप गिनोगे तो जो किसानों को ये 500 रुपए महीना दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा, रणनीति का जहां तक सवाल है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब निष्ठुर सरकारें होती हैं, निर्दयी सरकारें होती हैं और अपने ही जो नागरिक हैं उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार करने वाली सरकारें होती हैं, जिस तरह के आम आदमी पार्टी ने भी वही रूप दिखाया जैसा पहले भाजपा दिखा रही है। तो मेरा सुझाव ये है कि अब धरना और प्रदर्शन, मुझे थोड़ा सा समय दे देना, अब धरने और प्रदर्शन किसान भाइयों बंद कर दो। अब आप आर्थिक डिसीजन लेना शुरू करो। हाँ, नंबर 1 मैंने आज लिखा है, एक उसको मैं प्रसारित भी करूंगा। नंबर 1 तो 20-25% गेहूं और धान कम कर दो। इस देश में बहुत सरप्लस नहीं है। जैसे ही आप 20-25% धान और गेहूं कम करेंगे, मोटा अनाज और बाकी चीजें जो आपकी हैं, तिलहन है, दलहन है, उनकी कमी रहती है, उसको बोना शुरू करो। तो ये एक तो अनाज के रेट अपने आप एमएसपी से ऊपर चले जाएंगे और हो सकता है इतने बढ़ जाए कि इनको मजबूरी में आपको बुला करके एमएसपी देनी पड़े। और इसी तरीके से बाकी जो चीजें हैं, ये एक लॉजिकल सुझाव है, ये एक तार्किक सुझाव। यहाँ पे अमृत गिल आपको जोड़ना चाहती हैं, संक्षिप्त में जोड़िए, उसके बाद मैं आशुतोष जी और हर्ष जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशन है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पर मैं ये किसान निधि जो ये किसानों को देते हैं कि हमने ये योजना दी, उसमें मैं बोलना चाहती हूँ, किसान से आप इतना टैक्स ले लेते हो, यूरिया डीएपी पे लगा के, डीजल पे लगा के, अभी 50 लाख करोड़ की बात की, और फिर उसको 500 रुपया देते हो, इधर से सारा लूट लिया, उधर से थोड़ा सा दे दिया, इससे उसको उसकी पोजीशन जो है डे बाय डे डिटेरियोरेट हो रही है। किसान तो गरीब का गरीब ही हो रहा है। किसी का मन नहीं करता सड़कों पे बैठ के संघर्ष करने को, अगर पेट में भूख है इसीलिए वो बैठते हैं। व्यापारी भी जरूरी हैं और किसान भी जरूरी हैं, और किसान समृद्ध होगा तो व्यापारी उससे भी ज्यादा, बिकॉज डिमांड आएगी समृद्ध होगा। किसी को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की, किसी को मन नहीं करता सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन करने का। आशुतोष जी, आपने तो लंबे समय से ऐसे कई आंदोलन देखे हैं, आंदोलन को कवर भी किया है, आंदोलन में शामिल भी हुआ है, और अब इस आंदोलन के मरते हुए आपने देखा है, तो आपको लगता है कि अब यहाँ से कुछ नया रास्ता दिख रहा है या फिर खत्म हो गया? टेंट उखाड़ दिए गए, किसानों के साथ बातचीत ऐसी लंबी चलती जाएगी, कुछ दिनों बाद बातचीत भी खत्म हो जाएगी, किसानों की मांग वहीं की वहीं रह जाएगी, या फिर कोई रास्ता दिख रहा है आपको? देखिए, आंदोलन मरते नहीं है, आंदोलन समय के हिसाब से अपने स्वरूप को बदल लेते हैं और आंदोलन एक नए स्वरूप से सामने आते हैं। देखिए, इस पूरे मसले पे मुझे लगता है किसानों के साथ कहीं ना कहीं एक धोखा शब्द थोड़ा स्ट्रांग शब्द है, लेकिन चूंकि मेरे पास दूसरा कोई शब्द नहीं इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। किसानों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, और किसानों के साथ धोखा हर सरकार ने किया है। मैं चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं। 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी रिपोर्ट क्या थी?
कि जो किसानों का जो वेटेड इनपुट कॉस्ट है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर 50% ज्यादा एमएसपी देंगे। यही तो किसान मांग कर रहे हैं पिछले 10 साल से। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो चौधरी पुष्पेंद्र जी मुझे करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न मिल गया, लेकिन किसान की जो असली मांग थी उसको तो माना नहीं गया। उसके बाद जब 2021 में किसान धरने पर बैठे लंबे समय तक, तो उस वक्त भी सरकार ने क्या वायदे किए थे कि हम आपकी जो ये एमएसपी वाली मांग है इस पर एक कमेटी बनाएंगे और इसकी रिपोर्ट के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। आज तक पता नहीं उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। तो किसान और तीसरी बात जो सबसे दुखदाई बात यह है कि किसानों के आंदोलन को आप खालिस्तान से जोड़ देते हैं, आप उसको कनाडा के जो आतंकी संगठन उससे जोड़ देते हैं, आप किसानों के नेता को मान लेते हैं वो किसानों के नेता ही नहीं है। भाई अगर किसानों के नेता नहीं थे, खालिस्तान से जुड़े हुए थे, तो प्रधानमंत्री ने क्यों जो 3 कानून लेकर आए थे क्यों वापस ले लिए? इसका मतलब आप आतंकवादियों के साथ जो, तो देखिए ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। इस देश का किसान इस देश का नागरिक है, अगर उसकी कोई डिमांड है तो उसके साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, मैं एक बात और बता दूं हर्षवर्धन जी, ये ट्रीटमेंट मैं दरअसल किसानों की जो 3 लॉज जो सरकार लेकर आई थी, मैं उसके पक्ष में था शुरू से। मैंने आके टीवी चैनल में कहा कि ये जो 3 किसान फार्म लॉज हैं ये किसानों के हित में है, किसानी को इंडस्ट्री से जुड़ना पड़ेगा तभी भला होगा। लेकिन जिस तरीके से लाया गया और उसके बाद किसान आंदोलन के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, किसानों की मांग को सुनना चाहिए, उसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। नहीं लक्ष्मण जी, इसमें किसको मतलब इस बात पे भी कोई बहस हो सकती है क्या कि किसानों के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन करा रहा है गलत व्यवहार? और कमाल की बात यह आज की आपकी डिबेट बड़ी शानदार हो गई है। जाने अनजाने सभी लोगों ने इन अराजकतावादियों के खिलाफ बात की है, जाने अनजाने। आशुतोष ने भी जाते जाते क्या कह दिया? आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं इन कृषि कानूनों के साथ था। कृषि कानून के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पुष्पेंद्र जी ने सबसे अच्छी बात कह दी। ये बहुत पहले से मैं इनको जानता हूं, बीच में थोड़ा पता नहीं क्यों अतिवादी किसान नेता बन गए, वरना ये बड़ी अच्छी बात किया करते थे। हम तो लंबे समय से इनके साथ बातचीत में रहे। इन्होंने क्या कहा? हम किसानों को सलाह दे रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन घटा दो। अरे भाई, यही तो सरकार आपको सजेशन दे रही है। जिस चीज की डिमांड जितनी रहेगी उससे बहुत ज्यादा होगा तो कैसे आप चला पाएंगे? और ये जो सरकार कह रही है, अभी आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। 10 साल में जो यूपीए की सरकार थी उसमें 4,40,000 करोड़ का धान खरीदा गया और 12,18,000 करोड़ का ये खरीदा गया एनडीए के समय में, मोदी की सरकार में। सवाल यह है कि वो सारे काम जिसको आप स्वामीनाथन जी आज नहीं है तो कह रहे हैं, स्वामीनाथन जी जब जीवित थे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार वो सारे काम कर रही। 2016 में उन्होंने लेख लिखा था। सवाल यह कि हम किसानों को भड़काना क्यों चाहते हैं? अंतिम में वही करना पड़ेगा। आपको उपज का तरीका तय करना पड़ेगा। गोदाम में सड़ता रहे, सड़क पर फेंका जाता रहे, किसान परेशान हो, दलाल मस्त रहे, बिचौलिए मौज करें और उसके बाद हम लोग टीवी पर आकर बहस करके और घर चले जाए, किसान वहीं का वहीं खड़ा है। अंतिम में वहीं जाना पड़ेगा। जो आशुतोष जी भी सहमत हैं, पुष्पेंद्र जी भी सहमत हैं और जो कांग्रेस की प्रवक्ता अमृत गिल है वो भी वही कह रही है। लेकिन अब मुश्किल क्या है? सबको राजनीतिक तरीके से बात करना है। किसान को अगर उसकी उपज तय करने का, कीमत तय करने का अधिकार नहीं दीजिएगा तो कोई एमएसपी भला नहीं कर सकता है। हम ये देख चुके हैं। एमएसपी का आइडिया सिर्फ और सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकता है। ये लीगल गारंटी जैसी चीज ही ये जिद है, जो गलत जिद है, जिसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और कि सारे लोग जो विकल्प है उस पर सहमत है, चाहे एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए। मेरा कहना ये नहीं है कि आपके कहने से प्रोडक्शन कम कर दो। मेरा कहना ये है कि प्रोडक्शन कम करके इसको आर्थिक हथियार बनाओ, ताकि यहाँ 100 रुपए किलो आटा बिकना शुरू करे और आप एमएसपी तस्तरी पर लेकर के जो है यहाँ पर पहुंचे। और भी बिंदु थे, वो बीच में बात कट गई। जब उस चीज को लेकर के आप जाएंगे, आप जो है ट्रैक्टर खरीदना बंद करें 30 बीघे से नीचे का किसान। आप बड़ी बड़ी शादियां जो करते हैं उसको कम कर दें। आप और चीजें जो खरीदते हैं, 2 साल मोबाइल चलाते हैं तो 4 साल मोबाइल चलाएं। आप आर्थिक बहिष्कार के ऊपर आइए, जो आपके हाथ के अंदर है, मैं वो कह रहा हूं। और जैसे ये डिमांड कम होगी, भाजपा के समर्थक जो है ना, ये उद्योगपति, इनकी अकल ठीक हो जाएगी। ये भी एक तरीका है। मैं ये कह रहा हूं, ये भी एक तरीका है। अब चूंकि समय खत्म हो रहा है पुष्पेंद्र जी, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। लेकिन कई सारे सुझाव यहाँ पे निकल कर सामने आए, कई सारे रचनात्मक सुझाव हैं। तो उम्मीद करूंगा कि जब
किसानों की मांग पर विचार हो अगली बार बैठक में, इन सारे सुझावों को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए बल्कि किसानों के ज़मीनी हकीकत के चश्मे से देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर नतीजा यहाँ पर निकल सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला शो जाए इससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि मार्केट गुरुकुल का दूसरा सीजन शुरू होने में अब बस 2 दिन बचे हैं। इस बार का मार्केट गुरुकुल जो है ना वो पिछली बार से काफ़ी अलग है। पिछली बार का मार्केट गुरुकुल बुल मार्केट में हुआ था, इस बार ये मंदी के माहौल में हो रहा है। मंदी के माहौल में ही निवेशकों की असली परीक्षा होती है और बाजार में ये करेक्शन बताता है कि सही तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है। 22 और 23 मार्च को होने जा रहे 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट और सिखाएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर कैसे चुने जाएं और सबसे अहम निवेश में रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। CNBC आवाज़ के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें और 21 मार्च रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी डेडलाइन है। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।